वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपकी बहुत डिमांड के बाद आज हमने साइंस की क्विक रिवीजन स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस पे हमने बहुत अरसे से सोचा हुआ था कि साइंस का हम एक सेशन चलाएंगे, क्योंकि क्वालिटी पे हम बिलीव करते हैं। इसीलिए क्वालिटी कंटेंट इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, तो इसीलिए ये थोड़ा टाइम लग गया। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन साइंस। आपका क्या इसमें रिस्पॉन्स रहता है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हम सेशन ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे ताकि जो चीज़ें आप सुने उसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि एंड तक आपको बने रहना है और चीज़ों को सुनना है, याद रखना है साथ साथ में। एंजाइम दैट इज़ प्रेजेंट इन द सैलिवा ऑफ मैन इज़, यानी जो ह्यूमन बीइंग के सैलिवा में इंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है, तो आपको बताना है जल्दी से। यहाँ पर ये इंजाइम है एमाइलेज, ठीक है। एमिलेज या एमाइलेज इसको कहते हैं, सेल्वरी माइलेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पेप्सिन जो है ये एक डाइजेस्टिव इंजाइम है जो स्पेशली प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और ये कहाँ पर बनता है, ये स्टोमेक के अंदर। और रेनिन की बात करें तो रेनिन जो है स्पेशली मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करता है। मिल्क में जो प्रोटीन होता है, द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क, उसकी डाइजेशन के लिए रेनिन इंजाइम। और ये रेनिन इंजाइम बच्चों में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा दूध पीते हैं, तो इसलिए रेनिन बच्चों में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और आस्ता आस्ता से इसकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम होती जाती है। ट्रिप्सिन की बात करें, ये भी एक डाइजेस्टिव इंजाइम है। तो ये चीज़ें आपने, ये पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, तो इसको आपने इस तरह से चीज़ें साथ में समझना है, ठीक है। एक ऑप्शंस को नहीं, सारे ऑप्शंस को लेकर। विच इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू मेजर द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और सबको आता है, वेरी गुड, मुझे पता है सबको आता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्फेगोमोनोमीटर का यूज़ करते हैं, तो ये सबको आपको पता है, वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा एनीमोमीटर, एमोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ, जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारे जो पिछले पेपर हैं उनकी साइंस के क्वेश्चंस को समझने के बाद कि किस लेवल और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको देखने के बाद मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, ऐसे ही रफली नहीं आ गया हूँ। तो इसीलिए एंड तक ज़रूर बने और अच्छे से इसको याद रखने की कोशिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जैसे कि एमीटर की बात करें, मेजर्स द करंट, ठीक है। और एनीमोमीटर, ये डिफरेंस याद रखना है, एमीटर और एनीमोमीटर मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ विंड, जो विंड की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ होता है। बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। फर्थोमीटर, फर्थ होता है डेप्थ, यानी जो मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, जो डेप्थ ओशन की मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, फर्थोमीटर। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में थोड़ा ही डिफरेंस है, याद रखना। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्लो मैग्नीट्यूड, यानी जो छोटे लेवल के इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको गैल्वेनोमीटर यूज़ करता है। फिजिक्स मुझे ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। हाइग्रोमीटर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ होता है। पायरोमीटर की बात करें, मेजर द हाई टेम्परेचर जो होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर का जो हाई लेवल के टेम्परेचर होते हैं उनको मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज़ होता है। और सिस्मोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो शॉक है उसको मेजर करती है। और स्फेगोमोनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर, जो अभी पूछा हुआ था। स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, एनालाइज द हार्ट एंड लंग्स साउंड्स को एनालाइज करता है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपने याद रखनी है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशनल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आप सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ओजोन लेयर पे बहुत बार पूछा गया है। तो इनमें से आपको बताना है। आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। बेशक वो भी ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। तो यहाँ इनमें आप देखें तो इन 4 ऑप्शंस में, इन चारों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन बात अगर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की करें तो सबसे पहले यहाँ पर ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए वीना कन्वेंशन जो 1985 में आया था, ये कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए आया था, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन, ये क्या हैं, किस पे हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर नज़र डालो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो और मॉन्ट्रियल में लोग कंफ्यूज रहते हैं। मॉन्ट्रियल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर ओजोन लेयर पे होता है, और जो
क्योटो है ये ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड। ऑब्जेक्ट टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं, इसकी कंसंट्रेशन को किसी तरह से स्टेबलाइज करना है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को रोका जाए, यानी एक स्टेबल मैनर में रखा जाए। वीना कन्वेंशन जो अभी हम बता रहे थे, ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो डेडिकेट था किसकी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। ओके, क्योटो ग्रीन हाउस, वीना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर के रिलेटेड है, ऐसे याद रखना है। और मॉन्ट्रियल भी ओजोन लेयर के रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल थोड़ा अलग है, ये जेनेटिक रिसोर्सेज के रिलेटेड है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है, इतना आपने याद रखना है। और जो जिनेवा कन्वेंशन 1979 है, ये रिलेटेड है एयर पोल्यूशन के। तो ये आपने पोल्यूशन को जो है किस तरह से कंट्रोल में करना है, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यही जो जिनेवा कन्वेंशन 1979 आया था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कन्वेंशन से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रिटी एवरी ईयर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में से उठाया मैंने, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल बात है, ओजोन लेयर डे या ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। वेरी गुड वेरी गुड, 16 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर मैं बता दूँ डेज जो साइंस रिलेटेड है, मैं बाकी सारे डेज नहीं बात कर रहा हूँ, साइंस रिलेटेड। जैसे फरवरी 28 को जो है नेशनल साइंस डे बनाया जाता है, और 10 ऑफ नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे बनाया जाता है। वो साइंस डे में भी यहाँ पर नेशनल लेवल पे अलग बनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों 28 फरवरी को नेशनल डिसाइड किया? क्योंकि जो रोमन इफेक्ट है, जो सीवी रोमन ने 28 फरवरी 1930 को लाया था, इन्वेंट किया था रोमन इफेक्ट, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में सीवी रोमन को। तो उसके चलते हुए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। ओके, अदरवाइज़ 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे जो है 10 नवंबर को बनाया जाता है। अप्रैल 7 को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है, और 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, सबको पता होगा अप्रैल 22 अर्थ डे। और जून 5 बार एग्जाम में लगभग पिछले कुछ सालों में पूछा गया है 5 जून, यानी इन्वायरमेंट। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है 5 जून को। आपको पूछा जाए नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है 28 फरवरी को। आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है 11 जुलाई को। और वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है 16 सितंबर को। और वर्ल्ड एड्स डे कब होता है 1 दिसंबर को। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस रिलेटेड डेज थे, मैंने यहाँ पर इसको इकट्ठा करके लाया है। आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में जिन्होंने खास काम किया है, दैट इज़ यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। रॉबर्ट कोच कौन था? चार्ल्स डार्विन कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन था? इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर रॉबर्ट कोच की बात करें, डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इनको आपको बताएं ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? टीबी का बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। रॉबर्ट कोच टीबी याद रखना है। हिप्पोक्रेट्स अभी बता चुका हूँ, फादर ऑफ मेडिसिन। तो चार्ल्स डार्विन, बायोलॉजी, जितने भी एस्पिरेंट जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे उनको चार्ल्स डार्विन का नाम ही पता होगा, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे बुक भी लिखी है, और बहुत सारा एवोल्यूशन पे बहुत सारा काम किया है। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आपने याद रखना है। नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपके माइंड में आता है तो सीधा सीधा आप पेंसिलिन या एंटीबायोटिक पे चले आते हो। डिस्कवर द पेंसिलिन, पेंसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी, आपने याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है, देखो वही क्वेश्चंस की मैं डिटेल में जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया और ये वीडियो के कंटेंट बनाया है। पास्कल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? पास्कल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने जल्दी से आंसर कर दिया। प्रेशर की यूनिट है, वेरी गुड। फोर्स और वर्क, इनकी यूनिट्स आपने बतानी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यूनिट पे ब्रीफ में नहीं सारा पढ़ा दूंगा, इसके आपने पढ़ना, आइडिया मिल गया ना आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो सबको मालूम होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पर, जैसे कि लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल, और इलेक्ट्रिक करंट की बात करें एम्पेयर,
टेम्परेचर की बात करें केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें कैंडेला, और मास की बात करें किलो। ये बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ऐसे यूनिट्स, ये सबको याद होनी चाहिए और होती भी है। आगे थोड़े ड्राइव यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर फोर्स की अगर हम बात करें तो न्यूटन, प्रेशर की, और प्रेशर हो या स्ट्रेस हो दोनों की पास्कल है, अभी जो क्वेश्चन भी था। एनर्जी हो, वर्क हो या हीट हो, एनर्जी, वर्क हो या हीट, इन तीनों की मिलाकर क्या इनकी तीनों की यूनिट जूल है, किसकी, एनर्जी, वर्क, हीट। ओके, पावर हो या रेडियन फ्लक्स हो तो वाट इसकी ऐसा यूनिट है। एरिया हो तो स्क्वायर मीटर, अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबिक मीटर, ऐसे यूनिट रहती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बात करूँ। कुछ और ड्राइव यूनिट्स जैसे फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हर्ट्स, और फोर्स अभी न्यूटन बता चुका हूँ, प्रेशर पास्कल पता है तो आपको, एनर्जी जूल, पावर वाट, और इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो कॉलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की बात करें तो ओम। ये तीनों फिर से याद रखना है एक बार आपको। ओके, हो गया, याद करना साथ में भाई, ऐसी वीडियो देखने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी है। रीन्यूएबल यानी इनएग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म नहीं होती है, यूज़ करते रहो चलती रहेगी। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कौन सी है रीन्यूएबल। यहाँ पर विंड जो है वो रीन्यूएबल है, बाकी तीनों जो हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं ब्रीफ आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें जिसको इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होती, ख़त्म होने पे यानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये सारी रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, एक पॉइंट याद कर लो, दूसरा आपको स्किप करने में, एलिमिनेशन में फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो एग्जॉस्टेबल होती हैं, ख़त्म होने वाली, जैसे अर्थ से जो मिनरल्स निकलते हैं या मेटलिक ओर्स होती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल, बहुत सारी बार क्वेश्चन में आता है, फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल आ गई कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, मर्करी मीनामाटा डिजीज़ जो है वो मर्करी से होती है, ये आपने याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। आपको क्वेश्चन पूछा गया इटाई डिजीज़ किससे होती है, किसकी पोल्यूशन से होती है, तो ये कार्डमियम की पोल्यूशन से होती है, तो ये आपने याद रखना इटाई। तो दोनों आपका हो गया यहाँ पर, मीनामाटा मर्करी, इटाई कार्डमियम। तो ओके, दोनों क्वेश्चन याद रखना, मर्करी, मीनामाटा, इटाई कार्डियम। ओके, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स, तो ऑल एसिड्स कौन, हर एक एसिड में आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, वो आपका कौन सा, हाइड्रोजन। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन, डबल बार हो गया। ओके, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक होता है स्टोमक, पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर कौन सा जूस होता है, जूस होता है, स्टोमक का जूस होता है ना, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बहुत सिंपल है। स्टोमक में आप सबको पता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो है ये इम्यूनिटी को डेवलप करता है, स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं इस तरह के। सल्फ्रिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। विच इज़ द फॉलोइंग इज वाटर सोलबल विटामिन पे क्वेश्चन तो देखने को मिलता है मोस्टली एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाटर सोलबल विटामिन कौन सी है, तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ, वाटर सोलबल विटामिन्स आपको थोड़ा सा एक ट्रिक भी हो सके तो बना देते हैं। पहले विटामिन पे थोड़ा ब्रीफ आइडिया, विटामिन इन्वेंटेड बाय होपकिन, और ये टर्म जो विटामिन ये फंक ने दी थी। ओके, अब बात करें वाटर सोलबल की, तो आपको वाटर BC आपने ऐसे याद है, ब्लड में आपने सुना होगा 3 तरह के सेल होते हैं, एक होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, तो आप इस तरह से याद, WBC यानी जो वाटर सोलबल है वो BC है। ठीक है, BC मीन्स विटामिन B और C जो है वो वाटर सोलबल है। तो आपको कुछ समझाइए मैं क्या कह रहा हूँ, BC, बाकी आप कुछ नहीं याद रखना इसमें, आपको ये याद रखना WBC, वाइट ब्लड सेल नहीं, वाटर सोलबल विटामिन, जैसे BC वाटर सोलबल, W से वाटर सोलबल, और BC जो है विटामिन वाटर सोलबल। समझ रहे हो, ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता, पहले बता रहा हूँ आपको। तो बाकी आपको याद आएगा, BC को छोड़कर बाकी A, D, E, K जो बचे हैं वो फैट सोलबल हैं, बाकी फैट सोलबल हैं। आपको अगर पूछा जाए फैट सोलबल तो आपको BC वाला एलिमिनेट करना है, B और C जो है वो वाटर सोलबल है, बाकी बचे जो फैट सोलबल हैं। बाकी सारी विटामिन इतनी होती हैं, A, B, C, D, E, K। ठीक है, B का ग्रुप होता है वो अलग बात है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। चलो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, ढूंढो
ज़्यादा बोल दिया मैंने। ढूंढो भाई इसमें वाटर सोलिसाइट, इनमें से ऐसा ऑप्शन बताना जिसमें तीनों के तीनों वाटर बैक्टीरियल डिजीज़ हों। ठीक है, ढूंढ लिया। ओके, मलेरिया प्रोटोजोन है, यहीं से बाहर हो गया। मम्प्स, कोलरा, टाइफाइड। मम्प्स जो है ये वायरल डिजीज़ है। प्लेग, लेप्रोसी, डायप्थीरिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है। प्लेग, लेप्रोसी और डायप्थीरिया तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ है। सी इसका आंसर रहेगा। आपको कि ये कैसे याद रहेगा, इधर आप बताता हूँ भाई। ये आपको याद करना है। बैक्टीरियल डिजीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी एक ट्रिक है, वो है क्या, वो है आपकी टी 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 पी पी पी। ये लिखा नहीं जा रहा है इस पर, तो आपको इधर नज़र आ रहा है टी 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 पी 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 और सी एल। ठीक है, ट्रिपल टी, ट्रिपल पी, सी एल, ऐसे याद रखना है। अब ट्रिपल टी क्या है, टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस। और ट्रिपल पी क्या है, निमोनिया, प्लेग, परचोसिस। निमोनिया, प्लेग, परचोसिस। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, कोई प्लीज़ डोंट माइंड। कॉलरा, लेप्रोसी। सी एल क्या है, कॉलरा, लेप्रोसी। तो एक बार आप याद है ना, ट्रिक को एक बार लगाना ना, आपको चीज़ें याद रहेगी। ट्रिपल टी, टी 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 क्या है, ट्रिपल टी, टाइफाइड, टेटानिस, ट्यूबरक्लोसिस। ट्रिपल पी, निमोनिया, प्लेग, परचूसिस। निमोनिया, प्लेग, परचूसिस। और सी एल, कॉलरा, लेप्रोसी। तो ये आपने अगर हो सके तो आगे आप याद कर लो, नहीं तो फिलहाल ये यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, या आपको पूछे कौन सी वायरल डिजीज़ है, या कौन सी प्रोटोजोनल डिजीज़ है, कौन सी फंगल डिजीज़ है। आपको एक चीज़ याद हो तो एक दो ऑप्शन में तो बैक्टीरियल होगा ना, उसको एलिमिनेट कर पाओगे ना। ठीक है, तो ये चीज़ें, एक चीज़ तो कम से कम पहले कर लो, बैक्टीरियल डिजीज़ का याद कर लो। ये लो बैक्टीरियल नहीं, वायरस पूछा है तो बैक्टीरिया के में ऑप्शंस में बैक्टीरियल भी होंगी, उसको स्किप कर दोगे। तो ये आपने याद रखनी है, ऐसे नहीं याद होगी। अब मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको याद करवा दूँ, याद आपने करनी है। ठीक है, ओके। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस इज मेजर्ड इन। सिंपल बात है, ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में होती है, ओजोन की जो थिकनेस है वो मेजर किस यूनिट से की जाती है, तो इट इज़ डब्सन यूनिट से मेजर की जाती है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। आयरन की कमी से, यानी खून की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया, ओके। मलेरिया किससे होती है, मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिजीज़ है जो होती है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है, मलेरिया मच्छर से नहीं होती है, याद रखना। मच्छर सिर्फ ट्रांसमिटिंग एजेंट फैलाता है मलेरिया को। बीमारी जो है प्रोटोजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, रिकट्स जो है आप सबको पता है विटामिन डी की कमी से होती है। और स्कर्वी जो है आई थिंक विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, आई थिंक नहीं, यस, विटामिन सी की कमी से होती है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यानी चारों ऑप्शंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। आज के लिए इतना ही था। आपको एक दो न्यूज़ बता दूं। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये साइंस की पीडीएफ या नोट्स चाहिए हैं, स्पेशली ये जो लेक्चर है इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसमें कोई भी अपडेट वगैरह होती है वहाँ पर मिल जाती है आपको, या कोई नोट्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड किए जाए। और इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करने के अलावा हमारी ऐप पे आप ज़रूर विजिट करें। इसमें नंबर ऑफ़ MCQs यानी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ बाय करने में परेशानी आ रही है तो यू कैन यूज़ द फ्री मटेरियल जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर और लिंक के पोर्शन में वहाँ पर जो मिलेगा आपको, वो आप चेक करें। और जो एक फ्री अटैम्प्ट मॉक टेस्ट दिया है वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ऐप में जाना, ऐप में आपको मिलेगी यहाँ पर JK SSB, हमारे चैनल का नाम JK SSB स्टडी फास्ट करके सर्च करना है। कहाँ पर, प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में सर्च करना है और वहाँ से आपको ऐप हमारी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी ऐप के रिलेटेड या कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे तो आप जो है 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हेल्प की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।